आ जाओ सब लोग, इतना बच्चा लाइव आ जाओ कि गदर मच जाए। एकदम बहुत बच्चे लाइव आ जाओ। हाँ, गुड आफ्टरनून बाबू, नुन्नू, सुगा, मेरा चुनमुन। हाँ, गुड आफ्टरनून बाबू। सब लोग ठीक हैं? जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें। आ जाइए सब लोग। गुड आफ्टरनून। आ जाइए सब लोग। वीडियो आ रहा है अच्छे से? वीडियो आ रहा है अच्छे से? आवाज़ सुनाई दे रहा है? सब क्लियर है? पढ़ाई शुरू किया जाए। आ जाओ, बहुत कम बच्चे लाइव हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ सब। आ जाओ। और पिछला क्लास सब क्लियर है? आज वर्क पावर एनर्जी का भी वीडियो अपलोड होगा। थोड़ा लाइव क्लास पे काम चल रहा था, इसलिए 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। लेकिन आज जो लाइव में पढ़ाएंगे वो भी वीडियो अपलोड होगा, और वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर 5 का पार्ट 3 भी अपलोड होगा। अब रेगुलर इंटरवल पे आपको वीडियो मिलेगा, है ना? रेगुलर इंटरवल पे वीडियो मिलेगा। देखने के लिए बहुत सारा वीडियो रहेगा। कोशिश है लाइव के साथ साथ एक दिन में 2-2 वीडियो रिकॉर्ड में डाला जाए, उसी पे काम चल रहा है। आ जाओ। तो हम शुरू करते हैं आज का पढ़ाई। चलो मितवा, इन ऊंची नीची राहों में कहीं हम खो न जाए। ला 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 ला। तो आइए शुरू करते हैं 12th का पहला चैप्टर। देखो, कुछ बच्चे चैप्टर में कंफ्यूज होते हैं। 12th का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सब बुक अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो बुक के नाम पे नहीं जाना। जैसे NCERT लिखता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्लियर? तो चैप्टर हम NCERT के हिसाब से रखे हैं। चूंकि 12th में बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन भी है, इसलिए हम NCERT का एक लाइन करवाएंगे 12th में, है ना? आपको बस लाइव होना है, रिकॉर्डेड वीडियो देखना है। किसी का लाइव छूट जाए तो टेंशन नहीं लेना है। लाइव में जो बताएंगे सारा वीडियो अपलोड होगा। आपको वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है, जो होमवर्क देंगे वो बनाना है, टेस्ट देना है। टेस्ट का डेट भी निकलेगा, कब कब टेस्ट होगा, 15 दिन में होगा कि 21 दिन में होगा। क्लियर? जब तक सरकार का आदेश नहीं आता है तब तक हम लोग ऑनलाइन अच्छे से कवर करेंगे, बढ़िया से। तो 12th में जो चैप्टर सब है वो 5 यूनिट में बटा हुआ है। हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें पूरा सिलेबस के बारे में जानकारी रहेगा। टाइम न मिलने के कारण हम अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। उसमें पूरा सिलेबस और किस में क्या है बताया जाएगा।
तो 12th का जो यूनिट होता है ना, यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट का क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसलिए तो हम लोग पिछले लेक्चर में चार्ज के बारे में पढ़े। क्लियर? तो एनसीईआरटी के हिसाब से पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसका पहला लेक्चर हो चुका था जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े, पूरा प्रैक्टिकली जाने सारी चीज़ों को। जो लोग आज पहली बार लाइव हुए हैं या इससे पहले वो रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखे हैं, तो उनसे यही गुजारिश है मेरी कि आप आज लाइव हो गए हैं तो पढ़िए, लेकिन लाइव क्लास समाप्त होने के बाद इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा ताकि और मज़ा आ जाए। क्लियर? आ गए सब लोग? एक बार हम और बार देख लेते हैं। आ जाइए। बहुत कम बच्चा लाइव हुआ है, उम्मीद है कि क्लास के दौरान और बच्चे लाइव हो जाएंगे। क्लियर? चलें। तो लिखिए, आज किस बैकग्राउंड पे पढ़ोगे? Some facts about electric charge. Some facts about electric charge. इसमें हम लोग चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि चार्ज फंडामेंटल है या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, एक कूलम चार्ज क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा। ये सब चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी है। फिर इसका हम लोग मेन प्रॉपर्टी देखेंगे। चार्ज ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है ना, चार्ज कंजर्व्ड होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है, चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज मास से रिलेटेड है। क्लियर? ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है इन एसआई सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में, इन एसआई सिस्टम इलेक्ट्रिक चार्ज is a derived physical quantity, derived physical quantity, because it depends on current and time. It depends on current and time. मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी दो भाग में बटा, हम बेसिक लेके चलेंगे, है ना। आप 11th में पढ़े होंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, दुनिया का कोई भी चीज जिसे मापा जा सके और तौला जा सके, जैसे मास, लेंथ, टाइम, करेंट, जिसे मापा जा सके, तौला जा सके, वो फिजिकल क्वांटिटी है। ये दो भाग में बंटता है ना। पहला फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा होता है डिराइव्ड। तो जो फिजिकल क्वांटिटी अपने डिफिनीशन के लिए, अपने मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो फंडामेंटल कहलाता है। और इसकी संख्या है 7, है ना। मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनियस इंटेंसिटी। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जो अपने डिफिनीशन के लिए, अपने मेजरमेंट के लिए, अपने यूनिट के लिए, अपने किसी भी प्रॉपर्टी के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं करता है, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है।
और ये 7 को छोड़ के जो भी बच गया दुनिया में वो सारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो अपने डिफिनीशन के लिए, अपने फार्मूला के लिए, है ना, अपने मेजरमेंट के लिए, अपने यूनिट के लिए, अपने डायमेंशन के लिए दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। दूसरे मतलब फंडामेंटल पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर? या मेरे स्टाइल में, आदित्याज स्टाइल में इसका डिफिनीशन जानोगे तो ये समझ लो, जिसका कोई पार्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, जिसका कोई फार्मूला नहीं है। और जिसका फार्मूला होगा वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। जिसका कोई फार्मूला नहीं होगा वो फंडामेंटल, जिसका फार्मूला है वो डिराइव्ड है। तो चार्ज अपने डिफिनीशन के लिए, अपने मेजरमेंट के लिए करंट और टाइम पे डिपेंड करने लगा। क्लियर? इसलिए यह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो पहला पॉइंट हो गया, इन एसआई सिस्टम इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन करंट एंड टाइम। क्लियर? दूसरा पॉइंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी it is a scalar quantity therefore it can be added or subtracted by general algebraic method। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। क्लियर? तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो हम कह सकते हैं कि इसे जोड़ने और घटाने में कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। देयरफॉर इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय जनरल अलजेब्राइक मेथड। जनरल अलजेब्राइक मेथड मतलब जो सिंपली अब जोड़ना घटाना जानते हो उसी मेथड से हम लोग जोड़ेंगे। 2 + 4 6, है ना, 6 + 4 10, 10 में से 3 गया 7, ये सब क्या है? जनरल अलजेब्राइक मेथड है। हम सिंपली जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, यही जनरल अलजेब्राइक मेथड है। मतलब यहाँ पे एंगल से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज का क्वेश्चन बनाते समय मेनली जब चार्ज पूछा जाएगा तो हाँ, अब इस चैप्टर में फोर्स पूछा जाएगा तो फोर्स का तो कंपोनेंट हम लोग लेंगे, लेकिन चार्ज का कंपोनेंट नहीं टूटेगा। जो स्केलर क्वांटिटी है उसका कोई कंपोनेंट नहीं होता है। क्लियर? सिंपली सॉल्व होगा, मतलब आपको इसके कैलकुलेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। और परेशानी क्या, अगर कहीं भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और आपका वेक्टर पढ़ा हुआ है, आप अच्छे से वेक्टर पढ़े हैं तो आप इजीली सॉल्व करते हैं, है ना। वैसे स्केलर क्वांटिटी को आप सिंपली जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो 2 पॉइंट हम लोग जान लिए। तीसरा, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर सेकेंड। एस मतलब एम्पियर सेकेंड, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर सेकेंड विच इज कॉल्ड कूलम्ब। इसी को हम लोग कूलम्ब बोलते हैं, ठीक है। यानी 1 कूलम्ब बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। ब्रैकेट में प्रूफ देख लेते हैं, है ना। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। क्यों? आप बचपन से पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाई टाइम। अगला चैप्टर मतलब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समाप्त हो जाएगा तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, वहाँ पे करंट के बारे में जानेंगे अच्छे से। अभी फिलहाल ये जानेंगे या जानते हैं पहले से, करंट बराबर, इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज बाई टाइम, है ना। कहीं भी जब चार्ज फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होने में टाइम लगेगा, तो चार्ज का फ्लो होना टाइम के रिस्पेक्टिव में माने बट्टा, तो करंट बराबर चार्ज बाई टाइम। और ऐसे भी करंट का मतलब झुंड ऑफ चार्ज, कहीं भी बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा चार्ज चल रहा है तो वो करंट बन जाता है।
तो चार्ज टाइम के रिस्पेक्टिव में माने बट्टा, तो चार्ज बाय टाइम करंट हो जाएगा। तो करंट बराबर चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज हो जाएगा करंट इनटू टाइम, Q बराबर IT। करंट को एम्पियर में मापते हैं, टाइम को सेकेंड में मापते हैं। इसी एम्पियर सेकेंड को हम लोग कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम्ब। और इसको कैपिटल C से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट होगा एम्पियर सेकेंड, जिसको हम लोग बोलेंगे कूलम्ब, ठीक है। तो 1 कूलम्ब बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। क्लियर? चलिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि 1 कूलम्ब चार्ज क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सारा की चीज़ क्लियर ना? आप लोग क्या कीजिएगा, जब भी हम पूछे क्लियर है यहाँ तक, तो जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिएगा। अभी ये सब सारा चीज़ क्लियर। चले आगे, यहाँ तक क्लियर है सब? अच्छा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। रे नूनू, रे सुगुआ, रे चुनून, अरे पढ़ाई करो अच्छे से, है ना। इन्हें के घर पे हो, भैया भौजी कर रहे हो, है ना। चलें, खूब बढ़िया से पढ़ो। तुम्हारे पढ़ाई में मेरा पूरा जान जी हाजिर है, ठीक है। चले आगे। रे नूनू, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना। अब है ये पॉइंट नहीं है, याद रखना, ये तीसरा पॉइंट है। इस पॉइंट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा, ठीक है। और ये है 1 कूलम्ब चार्ज क्या होगा, तो स्टार करके लिखिएगा। 1 कूलम्ब चार्ज क्या होगा? 1 कूलम्ब चार्ज, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले समझ लो। मान लो ये कोई वायर है, लोहे का है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, कोई मतलब नहीं है। इस वायर का लेंथ L है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया, घुसने वाला जगह। तो मान लो इस वायर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। वायर के एरिया से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वायर छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस वायर से 1 एम्पियर का करंट पास हुआ और पास होने में 1 सेकेंड का टाइम लगा, तो इस वायर के अंदर जो चार्ज का अमाउंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 कूलम्ब। क्या बोलेंगे? किसी भी वायर से, वायर का कोई भी मटेरियल हो, कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो, कोई मतलब नहीं है। वायर पतला हो, मोटा हो, कोई मतलब नहीं है। अगर वायर के किसी भी एरिया से अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो, कितना? 1 एम्पियर का करंट फ्लो, और फ्लो होने में 1 सेकेंड का टाइम लगे, तो इस वायर में जो चार्ज का अमाउंट होगा वो 1 कूलम्ब कहलाएगा। समझे मेरे प्यारे, मेरे न्यारे? लिखा जाए इसका डेफिनेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 कूलम्ब क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट है। इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज when 1 एम्पियर, है ना, या ऐसे लिखो, when current of 1 एम्पियर is passed through any arbitrarily cross sectional area of the conductor in
1 सेकेंड, है ना। इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या एक कूलम? बाबू आज से ध्यान रखना, क्योंकि 12th बोर्ड है, बोर्ड के साथ कंपटीशन। 12th बोर्ड में जो अच्छा करता है वही गंगा नहा लिया। 10th में क्या किया नहीं किया कोई मतलब नहीं है। तुम इंटरनेशनल टॉपर था, जिला टॉपर था, राज्य टॉपर था, बिहार टॉपर था, झारखंड टॉपर था, यूपी टॉपर था, एमपी टॉपर था, कोई मतलब नहीं है। 12th में क्या तुम्हारा औकात है ये दिखना चाहिए। तो आज से लेके 12th के अंतिम दिन, जिस दिन आप लोग का सिलेबस समाप्त करेंगे, उस दिन तक ये पॉइंट लिखना, हर थ्योरी पे नहीं, जो जो इंपोर्टेंट होगा। वीवीआई मतलब इससे पहले पूछा गया है, फुल फॉर्म तो जान ही रहे हो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, या भाग भरोसे आई। वीवीआई माने भाग भरोसे आई, है ना। अरे तुम लोग गलत ना सोच रहा है। तो वीवीआई हम कहीं लिखेंगे ना तो समझ लेना कि पहले पूछा जा चुका है और आगे पूछने की संभावना है। लेकिन अगर हम किसी पे टीटीआई लिख दें, ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट, तो ये 2022 के एग्जाम में पूछवे करेगा। दुनिया इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन मैं जो बोल दूंगा वो एग्जाम में आना ही है। इसलिए नोट्स बढ़िया से बनाना, मेरे सब कुछ, मेरी दुनिया। टीटीआई जिस पे हम लिख देंगे समझ लेना वो आएगा ही अगले साल 2022 में, चाहे तुम किसी भी बोर्ड से हो, हम सबको लेके चलेंगे, समझा कि नहीं। तो एक कूलम का मतलब हो गया यह अमाउंट है इलेक्ट्रिक चार्ज का, मतलब एक अमाउंट है, वैल्यू है। तब ये वैल्यू कैलकुलेट होगा जब करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास थ्रू एनी आर्बिट्रेरली क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, है ना। यह अमाउंट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ये तब मेजर होगा जब किसी भी वायर से, वायर का मटेरियल कुछ भी हो, उसका एरिया कुछ भी हो, कितना पास हो, 1 एम्पियर का करंट उससे पास हो, कितना देर में, 1 सेकेंड में, तो उसके अंदर जो चार्ज का अमाउंट होगा वो 1 कूलम कहलाएगा। चले बना लो अगर डायग्राम। तो मान लो ये कोई वायर है, इससे 1 एम्पियर का करंट पास हुआ, टाइम पास होने का 1 सेकेंड। ये ध्यान रखना कि इसके लेंथ से कोई मतलब नहीं है, मटेरियल से कोई मतलब नहीं है, एरिया से कोई मतलब नहीं है। तो Q बराबर IT, तो I की जगह 1 एम्पियर, टाइम की जगह 1 सेकेंड, 1 एम्पियर सेकेंड, और इस 1 एम्पियर सेकेंड को ही बोलते हैं 1 कूलम। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। चलें, और वर्क पावर एनर्जी का वीडियो आज अपलोड होगा, देखना, बहुत मजेदार। ठीक है, और हो सकता है कि 12th का लाइव क्लास सप्ताह में 5 दिन हो जाए, है ना। कल एक्स्ट्रा लाइव क्लास हम लेंगे सेम टाइम में। ऐसे तो रूटीन है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, लेकिन कल लाइव हम होंगे। क्लियर? कल हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को बहुत आगे बढ़ा देंगे, तो कल एक्स्ट्रा लाइव क्लास है सेम टाइम में 12:30 से 2 में, याद रखना। ठीक है, बात आई समझ में? हाँ, कल एक्स्ट्रा लाइव होगा। क्या हुआ? कल मेरे टाइम में क्लास रहेगा। अच्छा, एक बच्चे का डॉट है, आर्बिट्रेरली मतलब होता है मनचाहा। प्रथमेश, प्रथमेश का डॉट है आर्बिट्रेरली। आर्बिट्रेरली का मतलब हो गया मनचाहा, मेरा मन होगा वैसा वायर ले सकते हैं। वायर मोटा हो, छोटा हो, लंबा हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अरे कल, अच्छा बातचीत कर लेंगे, छुट्टी समय भी पढ़ लो, कल होगा तो एक्स्ट्रा लाइव रखेंगे। चले आगे। मेरे नैना
सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तो ये होगा चौथा पॉइंट। अरे थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे। ऐसे आवाज तो अच्छा नहीं है। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला is IT और AT। IT और AT क्यों? Q बराबर IT, करंट का डायमेंशन I, टाइम का T। करंट का डायमेंशन I भी होता है, A भी होता है, इसलिए IT भी होगा और AT भी होगा। और जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते हो तो उसको बिग ब्रैकेट में बंद कर दिया करो, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड में 100% रहता है डायमेंशन। किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछता है हर साल। और CBSE में कभी कभी गैप कर देता है, मतलब एक साल गैप करके पूछा। इसलिए जो बच्चे यूनिट डायमेंशन नहीं पढ़े थे फिजिकल क्लास में, तो अभी ऑनलाइन जाइए अपने ऐप के वीडियो में और यूनिट्स मेजरमेंट का डायमेंशन वाला टॉपिक देख लीजिए। 2 नंबर में पूछता है बाबू, मतलब 70 में 2 नंबर। तो बिहार बोर्ड में तो 35 ऑब्जेक्टिव है, मालूम ही है। और CBSE में अब 40% ऑब्जेक्टिव कर दिया है। मतलब पहले 70 जैसे था ना, 30 नंबर प्रैक्टिकल था, 70 बच गया CBSE में। तो 70 में 40% जो होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। बात समझ रहे हो ना? चलो, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। चलो आगे, ये भी VBI है। चार्ज ट्रांसफरेबल का मतलब होता है हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज को भेज सकते हैं, ठीक है ना। जो नया शब्द होगा उसको अंडरलाइन कर लेना। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, दैट मीन्स व्हेन a charged body is kept in contact with a neutral body, then electric charge is transferred from charged body to neutral body। न्यूट्रल मतलब अनचार्ज्ड। तो बाबू जब हम चार्ज का प्रॉपर्टी समाप्त कर लेंगे, यानी अगले लेक्चर में हम लोग आपको पढ़ाएंगे चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, है ना, कि किसी बॉडी को हम कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो देयर कैन बी 3 मेथड, वहाँ पे 3 मेथड हो सकता है ना। पढ़ाएंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन वाला एग्जाम्पल तो हम पहले ही लेक्चर में दे दिए थे, जब हम प्लास्टिक रॉड को अपने बाल से रगड़े थे तो वो आवेशित हो गया था, चार्ज हो गया था, जिसके कारण पेपर का टुकड़ा उसमें चिपकने लगा था। ये पिछले क्लास में प्रैक्टिकल करके बताए थे, देखे थे ना, चिपकने लगा था, है ना। तो ये उसी का पॉइंट है कि चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी, मान लो कोई चार्ज बॉडी है जिसके पास बहुत सारा चार्ज है, इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ अ न्यूट्रल बॉडी। जैसे मान लो इसके पास बहुत सारा चार्ज है, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज इसके पास,
इसके बगल में एकदम कांटेक्ट में कोई न्यूट्रल बॉडी रख दिए जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो ये चार्ज बॉडी अपना चार्ज इस पर ट्रांसफर करेगा। क्लियर? अब कितने मेथड से ट्रांसफर होगा ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना? बात समझ में आया? अभी बस इतना ध्यान रखना है कि चार्ज का प्रॉपर्टी होता है ट्रांसफर होना, मास तो ट्रांसफर नहीं ना होगा बाबू। मान लो कोई मोटा आदमी है और बगल में पतला आदमी है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मोटा आदमी अपना मास लॉस करके पतला को मोटा कर दिया। ऐसा होता तो मज़ा आ जाता। नहीं, कोई मोटा नहीं होता, कोई पतला नहीं होता। मान लो मेरा मन होता है कभी कभी हम और हेल्दी हो जाए, हम थोड़ा और मोटा हो जाए, तो किसी मोटे आदमी के कांटेक्ट में जाते, उसका मास ट्रांसफ़र हो जाता मेरे में। तो मास तो ट्रांसफ़र नहीं होता है कि नहीं, किसी भी मेथड के द्वारा। ओके, लेकिन चार्ज ट्रांसफ़र होता है जब एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में एक न्यूट्रल बॉडी, है ना, जब चार्ज बॉडी के संपर्क में एक न्यूट्रल बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को संपर्क में रखेंगे तो चार्ज बॉडी अपना चार्ज उस पर ट्रांसफर करेगा, है ना। तो ये कैसे ट्रांसफर करेगा ये अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर है? तब तक जल्दी बोलो। 5वां नंबर प्रॉपर्टी पे वीवीआई कर लेना। वीवीआई का मतलब समझ गए ना, पूछा जा चुका है या पूछने की संभावना है, लेकिन टीटीआई का मतलब पूछबे करेगा। चलें, ये क्लियर है? हम लोग कहाँ पढ़ेंगे ये चीज, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी कहाँ पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में, है ना। कंडक्शन, इंडक्शन और रबिंग, 3 मेथड से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज भेज सकते हैं। क्लियर? अरे किसी किसी का माइक ऑन है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदमाशी करोगे, है ना। अब ऑन कैसे हो जाता है हमको मैनेजमेंट में बोलना पड़ेगा, कुछ तो जरूर गड़बड़ी है। जो मेन गड़बड़ी था उसको तो निकाला जा चुका है, अब कुछ माइक्रो वाला गड़बड़ी है जिसको आज हम दूर कर देंगे। कैसे इसका ऑन हो जाता है, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए, नहीं तो आपको हम लाइव क्लास से निकाल देंगे। लाइव क्लास से छोड़ो, ऐप से निकाल देना, बस पढ़ते रह जाना, है ना। बोलेंगे जिस दिन सरकार आदेश देगा ऑफलाइन आके पढ़ो, ऑनलाइन का थोड़ी हम ठेका लिए हैं। हम इतना फैसिलिटी जो दे रहे हैं हम तो ऑनलाइन का नहीं ठेका लिए हैं, ऑफलाइन का लिए हैं। तो हम तो एक लाइन बोल सकते हैं कि जाके सरकार से पूछो, या जिस दिन खुलेगा उस दिन हम आके ऑफलाइन क्लास देंगे। अगर किसी का माइक ऑन है तो आपसे यही हम बोल सकते हैं, प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिए, अच्छे से क्लास चल रहा है, बस चैट कीजिए, मत बोलिए प्लीज़। आप 11th से अब 12th में जा रहे हैं, आप समझदार हैं, अक्लमंद हैं, और अक्लमंद के लिए सारा काफ़ी होता है। प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि चार्ज ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जब एक चार्ज बॉडी के संपर्क में दूसरा न्यूट्रल बॉडी रखते हैं तो चार्ज बॉडी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। चलिए इस पर भी लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा पिकअप में चले हम लोग। छः नंबर, ये भी वीवीआई है। As like energy, electric charge is conserved. That means net charge of an isolated system remains conserved it can only transfers, ऐसे लिखो कि it can only, चाहे ठीक है ऐसे ही लिखो, ये सब सही है। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम
एक शब्द को बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हो और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि सो ईजीएस्ट। एक बात और ध्यान रखना, तुम बहुतों का नोट्स देखोगे, बहुतों बुक तुम्हारे पास है, लेकिन मैं जो भाषा लिखवाऊंगा वो द ईजीएस्ट होगा। मतलब गधेरू मल बच्चा भी पढ़ सकता है और मेरे नोट्स को पढ़ के अच्छा नंबर ला सकता है। एकदम द ईजीएस्ट शब्दों में आपको लिख के हम देते हैं। तो इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चाहे इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं ट्रांसफर हो जाएगा, न्यूट्रल से न्यूट्रल में थोड़ी ट्रांसफर होगा, इसलिए हम सब में थोड़ा सा रुके थे। तो हम बोल सकते हैं जैसे किसी सिस्टम का एनर्जी कंजर्व्ड होता है तो एनर्जी की तरह चार्ज भी कंजर्व होगा। मतलब नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसको सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। अभी सुनो ना, कोरोना में आइसोलेट है वो। आइसोलेशन मतलब सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं। तो एक ऐसा सिस्टम, जैसे एग्जांपल में ये कोई सिस्टम है जिसमें Q1 बराबर 2 कूलम है, Q2 बराबर 4 कूलम है, Q3 बराबर है ना 5 कूलम है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। इसका आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया कि इसको सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो एक ऐसा सिस्टम जो आइसोलेट है, मतलब सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं रखता है। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहता है। इसका टोटल चार्ज कितना है, क्यू नेट कितना हो जाएगा, क्यू नेट कितना हो जाएगा 5 और 9 2 11 कूलम। अब 11 कूलम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। हाँ, इंडिविजुअली लॉस गेन हो सकता है, इंडिविजुअली ये लॉस गेन कर सकता है, लेकिन टोटल 11 कूलम होगा। मान लो सिस्टम ऐसा हो जाए, टोटल 11 है तो Q1 हो जाए 5 कूलम, Q2 हो जाए 6 कूलम और Q3 0 हो जाए, अभी भी 11 कूलम है। तो किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा अगर वो आइसोलेटेड है तब। अगर वो सिस्टम सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं रखता है तब, अगल बगल से कोई मतलब नहीं रखता है। अगल बगल का मतलब समझ रहे हो ना, अगल बगल का मतलब किसी कारण चीज़ें चेंज ना हो, बाहरी टेम्परेचर ना हो, बाहरी प्रेशर ना हो, कुछ ऐसा ना हो। ठीक, या ऐसा समझ लो। अब जैसे मान लो एक चार्ज बॉडी है और इसके बगल में कोई न्यूट्रल बॉडी रखे, तो ये चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर करने लगता है। तो ये पूरा सिस्टम का चार्ज तो कंजर्व रहेगा, सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहेगा। इंडिविजुअली चार्ज लॉस अगेन हो सकता है। जैसे मान लो इसके पास बहुत सारा चार्ज है, ये इसको चार्ज दिया तो ये लॉस किया, ये गेन किया, तो इंडिविजुअली लॉस गेन हुआ, सिस्टम हमेशा कंजर्व रहा। एग्जाम्पल से समझाते हैं और समझो बढ़िया से। मान लो मेरे पास 10 रुपया है और मेरे बगल में कोई मेरा दोस्त है, उसके पास कोई रुपया नहीं है, हम उसको 5 रुपया दे दिए। अब बताओ, हम 5 रुपया लॉस किए, वो 5 रुपया गेन किया, लेकिन हम दोनों मिलके क्या हो गए, सिस्टम मतलब एक से अधिक बॉडी, सिस्टम मतलब एक से अधिक बॉडी, तो टोटल तो 10 ही हुआ ना। मेरे पास 5, उसके पास 5, 5 5 10। तो ऐसा मत समझना कि कोई भी चीज लॉस और गेन नहीं होता, एनर्जी भी लॉस और गेन होता है, लेकिन इंडिविजुअली, सिस्टम के लिए नहीं। स्विच ऑन किए, बल्ब जल गया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदला। स्विच ऑन किए, पंखा चलने लगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदला। क्लियर? अभी हम दौड़ने लगे, काइनेटिक एनर्जी। और मान लो अभी हम कूदे, तो अब बताओ, मोशन में आए काइनेटिक एनर्जी, किसी हाइट पे गए पोटेंशियल एनर्जी। मान लो किसी हाइट से हम कूदे, मान लो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, कोई बॉडी एच हाइट पे है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व्ड है। अभी पढ़ा रहे थे ना वर्क पावर एनर्जी में, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा रहे थे ना, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अभी एच हाइट पे है ग्राउंड से, पोटेंशियल एनर्जी है, दिख रहा है। अब देखो, छोड़ दिए,
तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल गया, पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गया, काइनेटिक में बदल गया। तो पोटेंशियल लॉस हुआ, काइनेटिक गेन हुआ। और इजीली समझो, मान लो ये ब्लॉक जमीन पर रेस्ट में है ना, ये ब्लॉक जमीन पर रेस्ट में है, ठीक है। इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो मोशन, मेरे फोर्स के कारण ये मोशन में आया। मोशन मतलब बॉडी में काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा। पढ़ाए ना अभी वर्क पावर एनर्जी में, मजेदार चैप्टर, यही सारा चीज पढ़ाए हैं। तो इस पे हम फोर्स लगाए, फोर्स के कारण इसमें क्या हुआ, फोर्स के कारण इसमें एनर्जी ट्रांसफर हुआ। ये ऐसे समझो, पहले रेस्ट में था, हम फोर्स लगाए, फोर्स के कारण वर्क हुआ, मतलब हम वर्क किए, इस पे वर्क हुआ, पढ़ाए ना। हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो हम वर्क किए, इस ब्लॉक पे वर्क हुआ, तो जिस पे वर्क होता है वो एनर्जी गेन करता है। जो वर्क किया हम मतलब हम अपना एनर्जी लॉस कर रहे हैं, वो दिख नहीं रहा है, एनर्जी लॉस कर रहे हैं। एनर्जी लॉस किए, वर्क करने वाला एनर्जी लॉस किया, और जिस पे वर्क हुआ वो एनर्जी गेन किया। एनर्जी गेन किया, एनर्जी गेन करके क्या किया, रेस्ट से मोशन में आया। एनर्जी गेन करके क्या किया, ये रेस्ट से मोशन में आया। मोशन में कौन एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये बॉडी जब मोशन में आया तो इसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुआ, और जाते जाते मान लो यहां पे रुक गया। अब जब रुक गया तो जमीन से h हाइट पे आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गया, पोटेंशियल में बदल गया। तो देखो लॉस हुआ कि नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल गया, मतलब काइनेटिक घटा, पोटेंशियल बढ़ा। जैसे जैसे ऊपर बॉडी गया, क्लियर, बॉडी h हाइट पे पहुंच के रुक गया। तो बॉडी जब रुक गया तो काइनेटिक घटा, अब बॉडी h हाइट पे गया तो पोटेंशियल बढ़ा, क्लियर। तो इंडिविजुअली एनर्जी लॉस और गेन होता है, कोई घटता है कोई बढ़ता है, लेकिन सिस्टम का कंजर्व होता है। सिस्टम का क्या होता है, कंजर्व होता है। अब किसी बॉडी को तुम h हाइट से छोड़ दिया, जब वो h हाइट पे था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी था, क्लियर। जब तुम उसको नीचे छोड़ दिया तो हाइट घटने लगा, जैसे जैसे नीचे आएगा हाइट घटेगा, हाइट घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो h के घटने से पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी घटेगा वो काइनेटिक बन जाएगा, क्योंकि मोशन में आया, पहले h हाइट में था अब मोशन में आया, क्लियर। तो जितना हाइट नीचे आया उतना पोटेंशियल एनर्जी घटा, और जितना पोटेंशियल एनर्जी घटा उतना काइनेटिक एनर्जी वो बन गया। तो इंडिविजुअली लॉस और गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, h हाइट से नीचे गिराया, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ, काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ। तो इंडिविजुअली लॉस और गेन होता है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी कंजर्व्ड रहता है, सिस्टम का कंजर्व रहता है। उसी प्रकार जैसे एनर्जी कंजर्व्ड रहता है, ना एनर्जी को हम बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, ना इसे क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसी प्रकार चार्ज भी कंजर्व्ड रहता है। इंडिविजुअली लॉस गेन होगा, एक बॉडी के पास ज्यादा चार्ज है, वह अपने संपर्क में दूसरे बॉडी को चार्ज ट्रांसफर कर सकता है ना। जैसे मान लो इसके पास बहुत सारा चार्ज है, इसके पास नहीं है, ये दोनों को हम कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिए, वायर से जोड़ दिए, तो जब वायर से जोड़ देंगे तो इससे इसका चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, क्लियर। कैसे, एक बाल्टी में पानी है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है ना, अब पाइप से दूसरा बाल्टी जोड़ देंगे तो पानी का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। एक बाल्टी में इतना पानी भरा हुआ है, एक में नहीं है, और दोनों में पाइप जोड़ देंगे तो पानी का ट्रांसफर होगा। वैसे ही चार्ज का ट्रांसफर होगा, जैसे पानी का ट्रांसफर पाइप से होता है, उसी प्रकार चार्ज का ट्रांसफर तार से होगा, वायर से होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो चार्ज इंडिविजुअली लॉस गेन होता है, लेकिन सिस्टम का कंजर्व रहता है। एक लॉस किया दूसरा गेन किया, लेकिन सिस्टम का तो कोई लॉस गेन नहीं होगा। सिस्टम में पहले जितना था उतना भी है, क्लियर। तो हम लोग फाइनली बोलेंगे कि एनर्जी की तरह इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व्ड है किसी सिस्टम का, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसोलेटेड मतलब
उस सिस्टम में जितना भी बॉडी है वो दूसरों से मतलब नहीं रखता है। जैसे यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है, तो चार्ज बॉडी अपना चार्ज लॉस किया और ये अनचार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी चार्ज गेन किया, तो ये दोनों बॉडी मिलके सिस्टम हो गया। अगर ये सिस्टम अगल बगल से मतलब नहीं रखता है, सराउंडिंग से मतलब नहीं रखता है, तो ये आइसोलेट कहलाएगा। अब कहोगे सर इस चीज को और समझाइए, आइसोलेटेड का मतलब। अरे सिंपल, ये जितना लॉस किया उतना ही ये गेन किया, ये जितना लॉस किया उतना ही ये गेन किया, तो ये आइसोलेट हो गया, कोई अगल बगल वाला एनर्जी नहीं लिया। क्लियर? एक बॉडी जितना लॉस किया उतना ही दूसरे को मिल गया, तो आइसोलेटेड हो गया। क्लियर? ये बात पूरा समझ में आया? तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, इंडिविजुअली ज़्यादा कम हो सकता है। जैसे मान लो इसका नेट चार्ज 11 कूलम है, हो सकता है ऐसा भी हो, है ना, कि Q1 हो जाए 7 कूलम, Q2 हो जाए 1 कूलम और Q3 हो जाए 7 1 8 3 कूलम। देखो अभी भी 11 है। Q1 मतलब पहला चार्ज 7 कूलम, दूसरा चार्ज 1 कूलम, तीसरा चार्ज 3 कूलम, अभी भी जोड़ो 11, अभी भी जोड़ो 11, अभी भी जोड़ो 11। क्लियर? तो इंडिविजुअली लॉस गेन हो सकता है। अगर आपसे पूछे कोई कि क्या एनर्जी और चार्ज इंडिविजुअली लॉस गेन हो सकता है, यस, सिस्टम में नहीं। ओके, चलिए एक्स्ट्रा पॉइंट ये सब मत लिखिएगा, इसे समझाने के लिए है। जल्दी रिप्लाई करो। अच्छे से क्लियर हुआ कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, चार्ज कैसे, काइनेटिक पोटेंशियल कैसे बन गया? जल्दी रिप्लाई करो। मजा आ रहा है? पूरा नॉलेज मिल रहा है? जल्दी, पक्का? क्या पूरा क्लियर है ना? सारांश लिख रहा है ना बाबू? क्या समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? सारांश पक्का समझ में आ रहा है ना? पक्का आ गया? तो फालतू का मत लिखो, सोच समझ के बोलो, लाइव क्लास चल रहा है ना। चले आगे बढ़े। और ये सब चीज यहीं नहीं रुकेगा, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है। आज जानते हो ना कि हम जैसे जैसे अंदर जाएंगे मोती निकालेंगे। मेरा क्लास मतलब समुंदर, और समुंदर की गहराई में जाते जाएंगे मोती निकालेंगे। क्लियर? चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है ये भी हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे, ये सारा चीज भी आगे मिलेगा आगे। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट ले लिए स्क्रीनशॉट। ऐसी बंद कर देते हैं ना, ठंडा लगने लगता है। कहोगे सर डेली आपको ठंडा लगता है? कितना नंबर पॉइंट होगा ये? 6 हो गया, 7। बउआ ये TTI है, ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट, ये पूछबे करेगा अगले साल, चाहे सब्जेक्टिव में पूछे चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इसका क्या मतलब है? डाटा में से लिख के छोड़ देते हैं, पहले समझाते हैं फिर आपसे हम पूछेंगे। सिंपल शब्दों में समझो। कभी दुकान में गए हो और बोले हो 1 पेन दीजिए, तो 1 पेन मिल गया आपको। कभी बोले हो 1.5 पेन दीजिए, अंकल 1.5 पेन चाहिए। अंकल बोले भगता है कि नहीं भगता है? 1.5 पेन चाहिए। तो पेन मिलेगा कितना? 1 पेन मिलेगा, 2 पेन मिलेगा, 3 पेन मिलेगा, 3.5 पेन तो नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो डेसिमल में नहीं पाया जाता है,
पेन लो, कॉपी लो, जो भी सामान खरीदते हो, है कि नहीं। तो जिस प्रकार दुकानदार से तुम सामान डिसमल में नहीं ले सकते हो। चॉकलेटें लोगे तो एगो चॉकलेट लोगे, दूगो लोगे, 1.5 गो तो नहीं लोगे, ना मिलेगा, आता ही नहीं है, तोड़ के तो नहीं दे देगा। उसी प्रकार किसी बॉडी से हम फ्री इलेक्ट्रॉन या तो 1 निकाल सकते हैं, या 2 निकाल सकते हैं, या 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब समझिए, मान लो ये कोई बॉडी है, इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 3000 दे सकते हैं, 3 लाख दे सकते हैं। इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन 1 निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, कोई निगेटिव कोई पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो बॉडी निगेटिवली चार्ज बन जाएगा। मतलब किसी भी न्यूट्रल बॉडी से हम चार्ज निकाल लेंगे या देंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, मतलब अगर न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो निगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि जब कोई न्यूट्रल बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाता है, कोई न्यूट्रल बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो निगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाता है। उसी प्रकार किसी न्यूट्रल बॉडी में से हम या किसी बॉडी में से हम इलेक्ट्रॉन को इंटीग्रल मल्टीपल में निकाल सकते हैं। 1 निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, या 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 3.5 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में न दे सकता है न ले सकता है। हम किसी बॉडी से फ्रैक्शन में ना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते ना दे सकते हैं। जब भी निकालेंगे या देंगे इंटीग्रल मल्टीपल में। इंटीग्रल मतलब कोई निगेटिव नंबर, 0 पॉजिटिव नंबर। 0 मतलब ना देना ना लेना। क्लियर। और ऐसे दुनिया में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसको आप इंटीग्रल मल्टीपल में ही देते हो या उससे खरीदते हो। क्लियर। वो डेसिमल में संभव नहीं है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी बॉडी पे डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। आप बोलोगे सर 1 के बाद 2 आया तो कंटिन्यूअस है। आप किसी बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, फिर दूसरा निकाल लिए, फिर तीसरा निकाल लिए, तो सर ये तो कंटिन्यू है। नहीं, 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारा पॉइंट है। 1 के बाद 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, बहुत सारा पॉइंट है। 1 अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, उसके बाद 1.1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तब नहीं ये कंटिन्यूअस है। 1 के बाद तो हम सीधे 2 निकाल सकते हैं। तो किसी भी बॉडी पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? डिस्क्रीट फॉर्म में। मतलब 1 के बाद हम दूसरा निकाल सकते हैं, तीसरा निकाल सकते हैं, या 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 2.5 नहीं दे सकते हैं। क्लियर। तो क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज डिसकंटिन्यू फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, टुकड़ों में होता है, लगातार नहीं होता है। क्लियर। बात आई समझ में? ये सारा चीज अप्लाई करो, फिर इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। पूरा अच्छे से कॉपी बनाना है, सुनना अच्छे से, समझना अच्छे से है। जल्दी रिप्लाई करें सब लोग, जल्दी। आया समझ में? आ गया? सबको आ गया? प्लीज़ यार जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो प्लीज़। हमें अगर दिल से मानते हो कि नहीं ये बंदा में है दम है तो प्लीज़ रिप्लाई करो। आया समझ में? चलें चलें।
लिखते हैं लैंग्वेज में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट मीन्स, आगे लिखते हैं इस दैट मीन्स के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज on a body is not continuous. It will it is discrete. Discrete मतलब टुकड़ों में। It is discrete on them, मतलब ये बॉडी पर डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट, या इट इज डिस्क्रीट ऑन देम। एक्चुअली वास्तविक में इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन integral. Electric charge on a body is an integral multiple of E. E मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहा जाता है, या चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब जो लिखे हैं उसको समझाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट मीन्स, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, है ना। इट इज डिस्क्रीट ऑन देम, ये बॉडी पर डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, ठीक है। एक्चुअली वास्तविक में इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए। वास्तविक में इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के फॉर्म में होगा। ई मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो Q बराबर एन ही फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपल, किसी बॉडी से हम एक इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 3 इलेक्ट्रॉन दिए, या किसी बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 3 निकाल लिए, तो सोचो Q चार्ज के रूप में क्या है? इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं या निकाल रहे हैं। चार्ज की उत्पत्ति का सिद्धांत यही ना है, किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो वह चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे दो तो वह चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो Q बराबर E। और नंबर के रूप में निकाल सकते हैं। वो नंबर कैसे? 1 2 3। 1 2 3 को क्या बोलते हैं? इंटीजर को n से लिखते हैं। तो फार्मूला चार्ज का क्या हो जाएगा? Q बराबर n। या तो हम 1 दे सकते हैं, या 1 ले सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 2 ले सकते हैं, n का मतलब 3 दे सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 4 ले सकते हैं। सिंपल फार्मूला समझ में आया? Q बराबर n। अरे चार्ज E के बराबर हो गया, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या ले सकते हैं। n माने इंटीजर, यहाँ प्लस माइनस लगा दो। प्लस माइनस मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं बॉडी से तो बॉडी पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो बॉडी नेगेटिवली हो जाएगा। तो प्लस माइनस मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। तो इसको बॉक्स में बंद कर दो। ये इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल वाला फार्मूला है, और यहाँ से न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट होगा। Q को बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, Q को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। N हो जाएगा इट इज एन इंटीजर, या इंटीजर है, ठीक है, इट इज एन इंटीजर। और N का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? -1 -2 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक कुछ भी। और ये हो जाएगा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मालूम ही होगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और
एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सबसे लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज है, मतलब इससे कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता नेचर में। तो इस चार्ज को बोलते हैं इट इज द लिस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज द लिस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा चार्ज क्या है इस धरती पे, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इट इज द लिस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। कभी कभी क्वेश्चन में भी बोल देगा कि बताइए लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, तो समझ लेना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इससे ज़्यादा जितना एग्जिस्ट कर जाए, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कहोगे किसी बॉडी पे मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है, नहीं मालूम, बहुत हो सकता है। मिनिमम लिस्ट एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सारा चीज समझ में आया। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। और ये ध्यान रखना कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, मतलब इंटीजर के फॉर्म में होगा, वो डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होगा। ना डेसिमल में हम निकाल सकते हैं, ना फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, ना डेसिमल फ्रैक्शन में दे सकते हैं, ना निकाल सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब हो गया कि हम इंटीग्रल मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दे सकते हैं। इसका वैल्यू फ्रैक्शन में और डेसिमल में संभव नहीं है, ना फ्रैक्शन डेसिमल में हम दे सकते हैं, ना निकाल सकते हैं। इसके बारे में जानकारी अगर पूछा जाए कहीं पे भी, ऐसे तो पूछा नहीं जाता है 12th के लेवल पे, कि इस कॉन्सेप्ट की जानकारी किसने दिया, तो रॉबर्ट मिल्टन, एक साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट मिल्टन। वाइल एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे केमिस्ट्री में आप लोग, है ना, रॉबर्ट। तो रॉबर्ट मिल्टन ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में जानकारी दिया था। वाइल एक्सपेरिमेंट जो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वाइल एक्सपेरिमेंट कौन दिए थे, यही रॉबर्ट मिल्टन वाइल एक्सपेरिमेंट। क्लियर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में जानकारी दिए थे रॉबर्ट मिल्टन ने। चले आगे न्यूमेरिकल करें। जल्दी चलें, चैट करें सब लोग। सारा चीज क्लियर, एक एक पॉइंट। चलें। पीडीएफ डाला हुआ पहले से बाबू, पीडीएफ डाला हुआ है ना, पीडीएफ डाला हुआ है। ले लिए स्क्रीनशॉट। From a neutral body, 2 into 10 to the power 6 electrons are removed. Then find magnitude of electric charge on a body. सिंपल, कोई बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, ऐसे न्यूट्रल बॉडी से 2 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया। तो इस बॉडी पे चार्ज बताइए। स्वाभाविक है, Q बराबर N ही लगाएंगे, तो N का वैल्यू दिया हुआ है, तो N के जगह 2 into 10 to the power 6, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम है, E का वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19, तो ये हो गया 1.6, ये 2, तो 16 दूना 32, 3.2, यहाँ पावर 19, यहाँ 6, 19 में से 6 गया -13, -19 में से 6 गया -13 कूलम।
चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला गया है, तो जब किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो बॉडी बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो यहाँ पे प्लस लगाना मत भूले, आंसर प्लस में होगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलें चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, और इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन कोई सोर्स दिया है ना, मान लो 1 मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर्ड टू अ न्यूट्रल बॉडी। Find the magnitude of charge. Find the magnitude of charge. सिंपल, इसको दिया गया Q बराबर एन ई, कितना दिया गया 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख मतलब 10⁻⁶, यानी एक न्यूट्रल बॉडी को किसी सोर्स से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो बताइए इस पे चार्ज कितना आया। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख मतलब 10⁻⁶ है ना, और इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। सॉल्व कर लो। 1.6 -19 में से 6 गया -13 कूलम। चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो आंसर माइनस में होगा। जब बॉडी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो Q बराबर Ne से चार्ज निकाल लेना, आंसर प्लस दे देना। जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा या कहीं से बॉडी में ट्रांसफर होगा तो Q बराबर Ne से चार्ज निकाल लेना और यहाँ माइनस लगा देना। ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये होगा कि न्यूट्रल बॉडी से इतना इलेक्ट्रॉन लिया गया तो बॉडी पे नेट चार्ज बताइए, न्यूट्रल बॉडी को इतना इलेक्ट्रॉन दिया गया तो बॉडी पे चार्ज बताइए। तो Q बराबर Ne से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है, चलें जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। कैन अ बॉडी हैव a charge of 4.8 into 10 to the power -19 कूलम। क्वेश्चन है क्या किसी बॉडी के पास इतना चार्ज हो सकता है। क्वेश्चन आपको दे देगा कि बताइए आंसर यस और नो। क्या किसी बॉडी के पास 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज हो सकता है। आपको आंसर देना है यस और नो में। तो सिंपल क्या करना है, n निकाल लेना है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है और यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है। तो Q बराबर Ne में ये आपको मालूम ही रहता है, ये दिया हुआ है। तो बचा क्या n, तो n निकाल लो। अगर n इंटीजर आया तो आंसर होगा यस, किसी बॉडी पे इतना चार्ज संभव है। और n डेसिमल या फ्रैक्शन आ गया तो समझ लेना आंसर होगा नो। तो निकालते हैं Q बराबर Ne, तो n हो जाएगा Q बाई ए। Q का वैल्यू है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19। E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये Q का वैल्यू है जो चार्ज दिया हुआ है, ये E का वैल्यू है। सॉल्व करो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये 3 कट जाएगा 3 बार में। 3 क्या है इंटीजर, आंसर होगा यस। 3 इंटीजर है तो यस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर n निकाला और n इंटीजर आ जाए, 3 आ जाए, 3000 आ जाए, 3 लाख है, चलेगा तो यस लिख देना। ये डेसिमल या फ्रैक्शन होता तो नो लिख देना। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट
कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज 6.4 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। क्या किसी बॉडी के पास इतना चार्ज हो सकता है? 6.4 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। जल्दी से बना के भेजो। और आज के बाद जहाँ पे भी बैठ के पढ़ रहे हो एक रफ कॉपी रखना बगल में, क्योंकि हम क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए और आपको रफ में सॉल्व करके बताना है, और टाइमर भी लगा देते हैं। टाइम स्टार्ट है, देखो जल्दी बताओ यस और नो। देखते हैं कितना देर में टाइम देते हो। यस और नो। देखो 7 सेकंड हो गया, जल्दी। खुशी का आंसर आ गया नो, लगता है कि सही है। देखो 16 सेकंड हो गया, जल्दी। शिप्रा का भी है नो, जल्दी। जानते हो बहुत मजा आएगा। स्मार्ट बोर्ड पे इतना फैसिलिटी है कि अभी तो कुछ फैसिलिटी देखे नहीं हो। जल्दी, बाप रे भाई, इतना टाइम लगाओगे, इतना टाइम है ना। चलो सब है, सही है, नो होगा। देखो क्या करना, आज के बाद स्क्रीनशॉट लोगे अच्छे से, उसका नोट्स बना लेना, रफ कॉपी या पेज रखना। हम क्विज भी करवाएंगे, ऑनलाइन क्विज करवाना तो सबसे इजी काम है। इसमें क्वेश्चन पेपर पहले ही से सेट रहेगा, टाइम सेट कर देंगे, उधर से जवाब भेजोगे। क्लियर? ओके, मजा आएगा। चलें, एक से एक फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी का यूज करना है। इतना फैसिलिटी किसके लिए लगवाई? स्टूडियो का है बनवाए हुए, आप ही के लिए ना। चले, आप जो ऑफिस में आके डॉट पूछते थे, अब वो ऑफिस को थोड़ा सा और चेंज हो गया, आके देखना। वो अब कभी ऑफलाइन खुले, मतलब भगवान करे जल्दी ऑफलाइन खुले, तो आके देखना, पूरा एकदम सजा दिया गया स्टूडियो को। और बात समझ रहे हो ना। और मेरे पास 2 स्टूडियो है। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज इतना सिंपल, Q बराबर NE, तो N बराबर Q बाई E। Q का वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁻20 और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, ये 4 बार में कट जाएगा। 4 इंटू ये -19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, नहीं ये -19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो -20 में से 19 जाएगा, 10⁻⁻1 होगा। अरे इसे 4 बार में कट गया, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, -20 में 0 से गया -1। 4 इंटू 10⁻⁻1 तो 4/10, 10⁻⁻1 को नीचे ले आओ 10, 4/10 मतलब 0.4। देखो डेसिमल हो गया, डेसिमल में नो आंसर होगा। तो क्वेश्चन दे देगा क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है। क्लियर? तो अगर आप n निकाले, n अगर इंटीजर आ गया तो आंसर लिख देना यस, n डेसिमल या फ्रैक्शन आ गया लिख देना नो। बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, बन जाएगा एकदम। देखो मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, कोई चैप्टर को इतना अच्छा से पढ़ो, इतना मजेदार तरीके से पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से भी बने, दुनिया के किसी बुक से भी बने, हम यही लेके पढ़ाते हैं कि हम कोई चैप्टर पढ़ा दिए तो मेरा बच्चा उस चैप्टर पे इतना मजबूत हो जाए, इतना हीरो बन जाए वो कि कुछ भी कर सकता है। वो पढ़ने का असली मतलब यही है। और अभी तो चीज़ें शुरू हुई है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है 12th में, और ऐसे भी फिजिक्स बहुत मज़ेदार है पढ़ने वालों के लिए, जो मेरा रेगुलर सुनता है, रेगुलर क्लास करता है। एक क्लास भी लाइव का मत छोड़ना। चले एक टाइप का और इसमें ले लेते हैं, बहुत सिंपल होता है। स्क्रीनशॉट ले लिए, बोल देगा इतना कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। हाउ मेनी electrons in 1 coulomb charge या charge of 1 coulomb। How many electrons in 1 coulomb charge?
ऐसे लिख देगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम चार्ज, या कुछ भी, इतना चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सिंपल। Q बराबर NE, तो N बराबर Q बाई E, Q का वैल्यू 1 कूलम, बोला 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में तो हम एग्जाम लेंगे, टेस्ट लेंगे, है ना, मॉक टेस्ट लेंगे, उसमें दे देंगे कि बताइए 10 कूलम में कितना चार्ज है, तो ऐसे निकाल लेना। Q बराबर NE, तो N बराबर Q बाई E, Q के जगह 1 और E के जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसका गुना भाग करें, देखो ध्यान से, गुना भाग करोगे तो क्या होगा, 1/1.6 को करोगे तो 0.625 आएगा आंसर, इंटू 10 टू द पावर 19। अरे इसको सॉल्व करोगे ना, इसको, तो इतना आएगा, ये -19 ऊपर जाके प्लस हो गया, देखो ना, 1/1.6 डेसिमल हो रहा होगा 10, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 5/8, 8 को 5 से डिवाइड करो, 0.625 आएगा, ठीक है ना। तो ये सब गुना भाग आपको मालूम होना चाहिए, ओके। अब आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इस डेसिमल पॉइंट को अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 6 से पहले है, 6 के बाद शिफ्ट किया, तो डेसिमल को उसके पोजीशन से दायां शिफ्ट करोगे तो डेसिमल के कारण पावर घटने लगता है। कितना शिफ्ट किया, 1 डिजिट, तो 1 पावर घटा दो। बात समझ में आया। जब डेसिमल को उसके पोजीशन से दायां शिफ्ट करोगे तो जितना डिजिट शिफ्ट करोगे उतना पावर घटेगा। हम 6 के बाद लाए, 1 डिजिट शिफ्ट किए, 1 पावर घटा दो। अब मान लो कोई इस डेसिमल को 2 के बाद रख देगा तो 2 डिजिट शिफ्ट करेगा तो 2 पावर घट जाएगा। ये भी गुना भाग में काम आता है। होता क्या है, आप आंसर इतना लाए लेकिन ऑप्शन नहीं मिला या सब्जेक्टिव आंसर नहीं मिला, तो आंसर नहीं मिलने के कारण लगता है कि आपको हम क्वेश्चन गलत बनाए। नहीं, क्वेश्चन आप सही बनाए हैं, कॉन्सेप्ट सही है, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया डेसिमल के उलट फेर में। तो ये भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम डिटेल से बता देते हैं। क्लियर, चलें आगे, चलें, कर लिया नोट। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बहुत ही बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट है ये। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, एक नोट यहां पे होगा, जैसे Q बराबर ±NE होता है, ओके। तो मान लो जैसे Q चार्ज कंजर्व्ड है, और अभी एक नोट लिखवाएंगे कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज हमेशा मास से एसोसिएटेड है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज हमेशा मास से एसोसिएटेड है। चार्ज उसी बॉडी पे हम दे सकते हैं या उससे निकाल सकते हैं जिसमें पहले से मास हो। चार्ज हमेशा मास से एसोसिएटेड है। चार्ज मास के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। हाँ, मास चार्ज के बिना जिंदा रह सकता है। मास एग्जिस्ट कर सकता है चार्ज के बिना, लेकिन चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जब कोई बॉडी से, जब कोई न्यूट्रल बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। ये बहुत कम है, बहुत कम है ना, क्योंकि पावर -31 है। सोचो ना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, पावर माइनस में है, तो 9.1, ये पावर जो ऊपर माइनस है नीचे उसको प्लस में करो। सोचो 9.1/10 टू द पावर 31, मतलब अगर हम 9 रुपया को इतना भाग में बांटेंगे तो समझ लो कितना छोटा होगा। मान लो हम बोरिंग रोड चौराहा पे इतना आदमी को बुला लिए, 10 की पावर 31, पूरा दुनिया के आदमी का भी जनसंख्या इतना नहीं होगा। मान लो इमेजिनरी हम बुला लिए, 1 पर 31 को 0, 10 टू द पावर 31, और इस आदमी के बीच में हम 9 रुपया बांटे, बटाएगा कि मर्डर होगा?
मर्डर हो जाएगा, क्योंकि इतना के रिस्पेक्ट में 9 रुपया बहुत 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 छोटा है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए या एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इतना चार्ज लॉस हुआ, तो इतना मास भी तो लॉस हुआ। अरे समुंदर में से एक बूंद निकाल लिए, अब समुंदर के रिस्पेक्ट में एक बूंद बहुत 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 छोटा है, लेकिन कुछ तो घटा। समुंदर में हम बाहर से एक बूंद पानी दे दिए, समुंदर के रिस्पेक्ट में एक बूंद बहुत 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 छोटा है, लेकिन कुछ तो बढ़ा, कुछ तो बढ़ा। तो अगर कोई न्यूट्रल बॉडी एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कुछ तो मास डिक्रीज हुआ। एक न्यूट्रल बॉडी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कुछ तो मास इंक्रीज किया, भले वो बहुत 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 कम है, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ा। क्लियर? तो उसी प्रकार क्वेश्चन में दे देगा कि क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन दे देता है, आगे देगा। जब हम चार्जिंग ऑफ बॉडी पढ़ा देंगे तो उस पर भी क्वेश्चन लेंगे। बोलेगा कि ग्लास रॉड है, ये सिल्क क्लॉथ है, पर अगर अग्री किए तो बोलेगा क्या, ये ग्लास रॉड चार्ज ट्रांसफर किया सिल्क क्लॉथ में, तो बताइए मास कितना ट्रांसफर हुआ। तो जब मास ट्रांसफर पूछ देना तो कुछ नहीं, Q के जगह M ले लेना, N के जगह N रहने देना, E के जगह EM लगा देना। यार E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, जैसे Q है वैसे ही M, N है तो N, और E के जगह EM इलेक्ट्रॉन का मास। अगर पूछेगा मास कितना ट्रांसफर हुआ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो बस कैपिटल M बराबर N इंटू EM, N हो जाएगा वही जितना नंबर दिया हुआ रहेगा, N यानी इंटीजर, और EM मतलब इलेक्ट्रॉन का मास। बस इसी फॉर्मूला पे बैठा देना। जैसे Q में इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेते हो तो मास में इलेक्ट्रॉन का मास लोगे, इलेक्ट्रॉन का मास लोगे और जितना नंबर दिया रहेगा वो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, और N हमेशा इंटीजर रहेगा, ये भी बात ध्यान रखना। ये बात आया समझ में? चले आगे। चलें? क्लियर है? समझ में बन जाएगा ना? मास वाला क्वेश्चन देगा तो कुछ नहीं करना है। अरे जैसे Q बराबर NE वैसे M बराबर NEM, बस जहां चार्ज लेता था इलेक्ट्रॉन का वहां इलेक्ट्रॉन का मास लोगे, और N दिया हुआ रहेगा निकाल लोगे, बन जाएगा ना? अरे बोलो, चले आगे। चलें। इसको लिख लो कहीं पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये शायद 8 नंबर होगा। चार्ज इज ऑलवेज associated with mass. Charge is always associated with mass. That means charge cannot exist without mass, but mass can exist without charge. चार्ज हमेशा मास से जुड़ा हुआ है, इसलिए याद करो पहला क्लास में हम लोग बोलते थे ना कि चार्ज किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है। बॉडी मतलब उसमें मास हो, ये किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना। और ये भी बोल सकते हो कि चार्ज किसी मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है।
मतलब चार्ज उसी बॉडी पे एग्जिस्ट करेगा जिस बॉडी पे पहले से मास है। क्लियर? और जब चार्जिंग ऑफ अ बॉडी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में तो बॉडी पे भी चर्चा करेंगे, कौन बॉडी से कौन बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा, काफी डिटेल से। क्लियर? क्वेश्चन भी करेंगे आपके सामने, क्या पार्टिकल को चार्ज कर सकते हैं? आंसर आएगा यस और नो। बहुत मजेदार लेक्चर होगा अगला, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अगला लेक्चर और मजेदार हो जाएगा। बोलो कैसे? अभी तक आप क्या पढ़े? प्लस प्लस में रिपल्सन, प्लस माइनस में अट्रैक्शन, माइनस माइनस में रिपल्सन। हम आपको सिखाएंगे प्लस प्लस भी अट्रैक्ट कर सकता है बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? क्वेश्चन देंगे, कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडी एवर अट्रैक्ट ईच अदर? आप लोग बोलेगा नो सर, सेम में रिपल्सन और अपोजिट में अट्रैक्शन। हम बोलेंगे नहीं, सेम चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन कंडीशन है बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। दो सिमिलरली चार्ज बॉडी में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी पढ़ेंगे। ये भी बताएंगे क्या किसी पार्टिकल को चार्ज कर सकते हैं? बॉडी को तो चार्ज कर ही सकते हैं 3 मेथड से। एक क्वेश्चन करेंगे आपसे, क्या किसी पार्टिकल को चार्ज कर सकते हैं? तो आंसर हाँ होगा कि ना, सोचना तब तक, अगले लेक्चर में बताएंगे, काफी मजेदार होगा, है ना। तो चार्ज हमेशा मास से जुड़ा हुआ है, चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। अगर कहीं चार्ज है इसका मतलब वहां मास है, और जहां मास है वहां चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर? इसका एक और पॉइंट करते हैं। When a body या न्यूट्रल बॉडी ही लो, when a neutral body gains some free electron, when a neutral body gains some free electron, then it becomes पॉजिटिवली, ये क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिवली लिखा हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी गेन्स सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, देन इट बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी एंड इट्स मास डिक्रीजेस, स्वाभाविक बात है कि जब कोई न्यूट्रल बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन, व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी गेन्स सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देन इट बिकम्स, गेन कर रहा है तो निगेटिवली हो जाएगा, सॉरी गेन करना ना, लॉस करेगा तब। गेन कर रहा था निगेटिवली। When a neutral body gains some free electrons, then it becomes a negatively charged body and its mass increases. अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मास इंक्रीज होगा, then its mass increases. And when a neutral body lost its free electron, then it becomes a positively charged body, and its mass डिक्रीजेस। ये पॉइंट पिछले क्लास में पढ़े थे, लेकिन मास से रिलेटेड नहीं पढ़े थे, अभी मास से रिलेटेड पढ़े हैं। तो सिंपल इसको एक बार पढ़ के हम बता देते हैं। व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी गेन्स सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देन इट बिकम्स ए नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी एंड इट्स मास इंक्रीजेज। जब कोई न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वह नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनता है और उसका मास इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एक इलेक्ट्रॉन लिया मतलब कुछ तो मास भरा,
भले वो वैल्यू बहुत 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 कम हो। एंड व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी लॉस्ट इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन, जब कोई न्यूट्रल बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है देन इट बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना, क्लियर। एंड इट्स मास डिक्रीजेस, स्वाभाविक बात है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कुछ तो मास लॉस किया, चाहे वो बहुत 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 कम हो। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मास डिक्रीज हो जाएगा बॉडी का, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो मास इंक्रीज हो जाएगा। अब इसी आधार पर हम एक क्वेश्चन देंगे, कोई डॉट है तो पूछ लो, एक अभी क्वेश्चन देंगे जिसमें हम टाइम फिक्स करेंगे, आप लोग जवाब भेजिएगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? क्लियर? चलिए बना के दिखाइए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, तीन बॉडी है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है। ये न्यूट्रल है, बीच वाला न्यूट्रल है, और इस पे निगेटिव है। चलो हम सेम साइज का ही बनाते हैं ताकि आपको बॉडी आइडेंटिकल ही है, ठीक है। इस पे निगेटिव चार्ज है। तीन बॉडी है, आइडेंटिकल है तीनों, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक न्यूट्रल है और एक पे निगेटिव चार्ज है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इसका मास m3 है। ऑप्शन है व्हिच, क्वेश्चन है व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन ऑप्शन करेक्ट है। पहला है m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3, दूसरा है तीनों का मास बराबर होगा, तीसरा ऑप्शन है m3 का मास m2 से बड़ा होगा, m2 का मास m1 से बड़ा होगा, चौथा ऑप्शन है नन। क्लियर? एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, एक न्यूट्रल है और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो किसका मास ज़्यादा है कम है उस रिस्पेक्ट में ऑप्शन दिया हुआ है कि m1 का मास m2 से ज़्यादा होगा, m2 का मास m3 से, या तीनों का मास बराबर है, या m3 का मास m2 से ज़्यादा है, m2 का मास m1 से ज़्यादा है, या कोई सही नहीं है। हम टाइम दे रहे हैं 10 सेकेंड का, मुझे 10 सेकेंड के अंदर आंसर चाहिए, ठीक है। टाइम स्टार्ट नाउ, रेडी। 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड, जल्दी जल्दी। पंद्रह 17 सेकेंड, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। तीसरा ऑप्शन सही है, सही है। सब लोग रिप्लाई करिएगा जल्दी जल्दी, तब मजा आएगा। चलिए
एकदम सही बोल रहे हैं आप लोग, तीसरा होगा। क्यों? निगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो इसका मास सबसे ज्यादा होगा। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, मतलब इसका मास सबसे कम होगा। ये न्यूट्रल है, ना ये लिया ना दिया। क्लियर? तो निगेटिवली चार्ज बॉडी का मास सबसे ज्यादा होगा, इसका मास न्यूट्रल से ज्यादा होगा, और न्यूट्रल का मास इससे ज्यादा होगा क्योंकि ये तो लॉस कर रहा है। सबसे कम मास इसका होगा, यानी M3 का मास M2 से ज्यादा, M2 का मास M1 से ज्यादा। स्वाभाविक है, पॉजिटिवली है तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो मास डिक्रीज करेगा। निगेटिवली है तो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, मास बढ़ा होगा। ये ना बढ़ाया ना घटाया, सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मतलब सबसे कम इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, यानी M3 का मास M2 से ज्यादा होगा, M2 का मास M1 से ज्यादा होगा। क्लियर? आया समझ में? तो आज इतना ही। हम सोच रहे हैं कल एक एक्स्ट्रा लाइव क्लास रखे सेम टाइम में, और सब जगह तो रिकॉर्डेड चल रहा होगा, है ना। अब एक रिप्लाई मांगना चाह रहे हैं, क्या मजा आ रहा है लाइव क्लास में? क्या लाइव क्लास में मजा आ रहा है? एकदम ऑफलाइन की तरफ फील हो रहा है? मेरी कोशिश यही है, अब बहुत मजा आएगा। स्मार्ट बोर्ड में एक से एक फैसिलिटी है, अभी तो फैसिलिटी स्टार्ट ही हुआ है, आपको दिखना मन करेगा कि सर एकदम एक से एक फैसिलिटी है। क्यूज करवाएंगे, टेस्ट होगा, ऐसे ही टाइम फिट कर देंगे, उस टाइम के अंदर आंसर दोगे, है ना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे, पूरा थ्योरी लिखवाएंगे, पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, बोर्ड कंपटीशन सब लेके चलेंगे। क्लियर है? ओके, तो कल क्लास है। देखो इस हफ्ता भर तो TTS रूटीन है, लेकिन हम बहुत जल्द इसको 5 दिन कर देंगे लाइव क्लास। हफ्ते में 5 दिन रहेगा, सटाक से बहुत आगे निकल जाएंगे। या रिकॉर्डेड वीडियो भी डालेंगे तो हफ्ता में 5 दिन डालेंगे। क्लियर? चले, तो कल मिलते हैं सेम टाइम में। कल सेम टाइम 12:30 से 2 लाइव क्लास है। कल एक्स्ट्रा लाइव क्लास रखे हैं, यानी कल भी लाइव क्लास हो जाएगा, परसों भी हो जाएगा। अभी 2 मतलब थर्सडे तक रेगुलर लाइव क्लास हो गया नहीं। तो कल मिलते हैं सेम टाइम में 12:30 बजे, ठीक है। और आज वर्क पावर एनर्जी का वीडियो जाएगा, लेक्चर 5 का पार्ट 3, उसको देख लीजिएगा। और 11th वाला वीडियो भी अब रेगुलर इंटरवल में अपलोड करेंगे। क्लियर? थोड़ा लाइव क्लास पे काम चल रहा था, इसलिए इधर 2 दिन से वीडियो नहीं जा रहा था, लेकिन वीडियो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। आपके पूरे पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे पास है, और जब जिम्मेदारी मेरे पास है तो एकदम बेफिक्र रहो, अच्छे से पढ़ो। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए एनर्जी और नए उत्साह से, कल सेम टाइम। बाय बाय।